मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने मुख्य अतिथि और आज की सभा के अध्यक्ष श्री अनिल पांडे जी का। अनिल पांडे जी इंडिया फॉर चिल्ड्रन के निदेशक हैं, एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार और कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हैं, जिन्हें मीडिया में बाल अधिकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जाना जाता है। प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लगभग 25 वर्षों से अधिक उनका अनुभव है और उन्होंने शीर्ष संपादकीय पदों पर कार्य किया है। भारत के वे उन विरले पत्रकारों में हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर सामाजिक मुद्दों से लेकर संसद के गलियारों तक विविध रिपोर्टिंग को सहजता से संभाला है। श्री पांडे कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, चिल्ड्रन फाउंडेशन के में संपादक, द संडे इंडियन में कार्यकारी संपादक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने जनसत्ता, स्टार न्यूज़ और प्रसार भारती में भी काम किया है। श्री पांडे समाज में व्याप्त जनचेतना को आकार देने में एक सशक्त आवाज़ के रूप में हमारे सामने हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हार्दिक प्रसन्नता की बात है कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने कमला नेहरू कॉलेज में आने का हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हम उनके विचारों से ज़रूर लाभान्वित होना चाहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि श्री पांडे जी का स्वागत करतल ध्वनि से स्वागत करें। सबसे पहले तो आप सबका आभार सुनने के लिए। इतनी देर से बैठ के रामचरितमानस पे इतनी अच्छी चर्चा और इतने अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और सबसे देर से बोलने का एक संकट ये होता है कि बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। आदित्य जी ने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी सारगर्भित तरीके से जो मानस का जो दार्शनिक पक्ष है, जो न्यायिक पक्ष है, जो राष्ट्रवादी पक्ष है, वो सारे पक्ष जो है बहुत सुंदर तरीके से, उदाहरणों से, दोहों से बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और गौरव जी ने जो है वो, गौरव जी को मैं जानता नहीं था, इतना सुंदर बोलते हैं, इतना ज्ञान है इनको। मैं इनसे मिलता हूँ और 10 सालों से ज़्यादा समय से इनको जानता हूँ। और वैसे मैं इनको जानता हूँ एक विशेषज्ञ के तौर पे। किस बारे में? आप लोग जानते होंगे आजकल एआई का ज़माना है, तो न्यूज़ रूम में, मीडिया में हम एआई का इस्तेमाल कैसे करें। और ख़ास करके आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ बहुत सारा वायरल होता है। और फिर इसके बाद जो है वो गौरव का काम होता है कि वो जो मीडिया में जो फेक न्यूज़ प्रसारित हो रही है उनको वो फैक्ट चेक करते हैं और आपको सही जानकारी देते हैं। तो मैं मानता था कि ये बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि ये मानस के भी विशेषज्ञ हैं और ये इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है कि इनके लिए जोरदार तालियां, आदित्य जी के जोरदार तालियां। और एक बात ज़रूर बताऊंगा मैं, आज वाकई में मुझे कहीं जाना था, लेकिन सिंघल साहब का फ़ोन था। और जैसा कि मैम बता चुकी, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक पेशे से एक डॉक्टर, आप जानते हैं कि अपोलो जैसा हॉस्पिटल, पता नहीं आप कितना जानते हैं, रिपोर्टिंग के दौरान तो मैं जानता था कि देश का पहला 5 स्टार अस्पताल है, महंगे डॉक्टर, महंगा इलाज वहाँ पे होता है। तो जाहिर है डॉक्टर साहब महंगे होंगे तो डॉक्टर साहब की फीस भी ज़्यादा होगी और कमाई भी ज़्यादा होगी। वो कमाई छोड़ के, बच्चों के जाने माने डॉक्टर हैं ये, उसके बाद रामचरितमानस पे काम कर रहे हैं, तुलसी बाबा को यहाँ ले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए हम सबको जोरदार तालियां से इनका स्वागत करना चाहिए। कॉलेज का बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। मैं इधर से गुजरता था, सब बच्चे जानते होंगे ये डिगिन बहुत सुंदर जगह है, सब लोग आप लोग जानते होंगे। मैं तुझे कॉफ़ी पीना बड़ा अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे। आज कॉलेज में पहली बार आया हूँ, तो उसको बुलाने के लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो अध्यक्षता करते हैं उनके लिए एक बड़ा संकट होता है कि वो बोलें क्या। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें जो है आपके सामने रखूँ। हो सकता है रिपीट हो तो रिपीट करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कुछ रामचरितमानस के जो संदर्भ हैं
उनको मैं जरा आज राजनीतिक, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं, तो उसको उस संदर्भों में देखने, सुनने और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा प्रोफेसर आदित्य जी ने बताया कि जो रामचरितमानस है वो एक तरह से हमारा जीने का एक संविधान है, हमारा सनातन संविधान है। उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप जीवन कैसे जिएं, हमारी न्याय व्यवस्था कैसे हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा कैसे हो, हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारी संस्कृति कैसी हो, हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं, हमारा राजा कैसी हो, हमारे प्रजा का क्या कर्तव्य है। आज हम पढ़ते हैं नागरिक कर्तव्य की बात करते हैं। आप सोचिए कि जिस राम की बात हो तो वहां धोबी भी एक सवाल कर देता है। धोबी ने एक सवाल किया ना सीता माँ पे, और राजा ने क्या किया। आप सोचिए कि वो सारी चीजें जो है रामचरितमानस में है। तो जीने का कैसा ढंग हो, आदर्श परिवार कैसा हो, आदर्श जीवन कैसा हो, आदर्श न्याय व्यवस्था कैसे हो, हमारा राष्ट्र कैसा हो, नागरिक कैसे हो, वो सारा नागरिक कर्तव्य की बात भी सारी कुछ उसमें है। जब राष्ट्रवाद की बात आती है, आजकल बड़ा डिबेट होता है राष्ट्रवाद पे। पिछले 8-10 सालों से अगर आप देखेंगे कि इस देश में सबसे ज़्यादा जेएनयू से लेके दिल्ली विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के बीच में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बीच में, जर्नलिस्टों के बीच में, हमारे न्यूज़ रूम में भी ये चर्चा होती कि राष्ट्रवाद है क्या भाई। ये राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं, आलोचना करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से कहते हैं। लेकिन अगर हम मानस के संदर्भ में देखें, रामचरितमानस के संदर्भ में देखें, तो मुझे लगता है कि यह सारी चीज़ें हमारे कल्चर में हैं, इनबिल्ट हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो रामचरितमानस पढ़ के ही बड़े हुए हैं, रामचरितमानस सुन के हैं। तो चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे डॉक्टर हैं, कहीं न कहीं उस पीढ़ी में वो संस्कार हमारे हैं। डॉक्टर साहब आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी अपनी दादी से, हम भी बचपन में अपनी दादी से, हमारी दादी शिक्षक थी, टीचर थी, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है रामचरितमानस की बताती थी। जब बड़े होके हमें समझ में लगा, जब हमने जीना शुरू किया, तो वो बहुत सारी चौपाइयाँ हमारा मार्गदर्शन करती थी। तो राष्ट्रवाद का संदर्भ सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है बहुत सक्षम और सबल बने, दूसरों पे कब्जा कर लें, नहीं। सही संदर्भों में जो राम का राष्ट्रवाद है, जो रामचरितमानस में राम बताते हैं राष्ट्रवाद है, हम सही मायने में वही जीते हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की कर लेता हूं। आपने देखा पहलगाम में क्या हुआ। इसको हम राजनीतिक चश्मे से न देखें, हम अपनी विचारधारा से न देखें, हम इसको मानस के संदर्भ में देखें। इसको तो अन्याय हुआ, भगवान ने क्या किया। जब अन्याय हुआ तो अन्याय के लिए उन्होंने क्या किया, रावण से युद्ध किया, सीता माई को वापस ले आए। लेकिन युद्ध करने के बाद क्या किया, जैसा बताया कि लंका पे कब्जा नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा, इवन विभीषण ने भी कहा कि साहब लंका तो आपकी है, लंका आपको लेनी। बोले नहीं, आपने बताया कि जननी जन्मभूमि से कितना महत्वपूर्ण है। जब बाली ने, आपको याद है, बाली जो है वो राम का भक्त, भगवान का भक्त, और बाली का वध किया। तो बाली ने पूछा उनसे, बाली ने पूछते हुए ये कहा, एक मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कि मैं इतना बड़ा भक्त आपका, ऐसा मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा भक्त, इतनी सेवा, इतना पूजा करता हूं आपकी, आप ऐसा मैंने क्या कर दिया। तुमने कहा नहीं, तुमने अन्याय किया। तुमने क्या किया, तुमने अपनी अनुज बधू को अपने कब्जे में किया, अपने साथ रखा। यह गलत है और इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ, फिर हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, आपने सब टेलीविजन पे देखा होगा। 1-2 दिन में हमने पाकिस्तान को एक तरह से हमने इस स्थिति में लाके डाल दिया कि वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। सबसे पहले हमने काम किया, हमने किया जो उग्रवादी थे, जिन्होंने भारत में आके ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया या देते रहे हैं, हमने उनके कैंपों को जो है नेस्तनाबूद किया। हमने किसी पे हमला नहीं किया। हमने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो उनका डिफेंस का एयरफोर्स सिस्टम था, उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। आप जानते हैं युद्ध में एयरफोर्स की बहुत भूमिका होती है। जब लड़ाई होती है तो एयरफोर्स के जो गोले बारूद दागे जाते हैं, बहुत नुकसान होता है।
हमने उनके ड्रोन को असफल कर दिया, रडार को असफल कर दिया, और पूरे देश में एक माहौल था कि नहीं साहब, हमें पाकिस्तान को नेस्ता नबूद कर देना चाहिए, पाकिस्तान पे कब्जा कर देना चाहिए। अगर आप सब तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सब लोग, आपने देखा होगा कितना विरोध हुआ। क्या हमने किया? नहीं किया। ये सीख कहाँ से मिली? ये हमारे संस्कृति में, ये हमारे कल्चर में है, ये रामचरितमानस से आती है। भगवान राम ने लंका जीतने के बाद लंका पे कब्जा नहीं किया, लंका को उसको दिया जिसका हक है। पाकिस्तान के लोगों का है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 65 की लड़ाई में भी, 71 की लड़ाई में भी हम जीते ना, और 71 की लड़ाई में तो हमने सैनिकों को भी उनको वापस कर दिया। हम कहां अंदर तक चले गए थे? क्योंकि यह हमारे संस्कार में नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं है। यह देश भगवान राम का है, हम सब भगवान राम के पूर्वज हैं। उनके ज्ञान, उनके आदर्श हमारे जीवन में है, जाने अनजाने में हमारे अंदर है। अब राष्ट्रवाद की बात आती है तो कई बार यह विवाद होता है कि भाई ये हमें सेना पे इतना खर्च करने की जरूरत क्या है। आप नौजवान हैं, छात्र हैं, हम भी कॉलेज में पढ़ते थे तो एक समय गर्म खून होता था, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए। मुझे भी याद है कि जब नागासाकी और हिरोशिमा दिवस मनाया जाता था, जिस दिन उस पर एटम बम गिराए गए थे, तो एक छात्र के नाते भी और एक पत्रकार के नाते भी हम लगातार उसका विरोध करते थे, और इस तरह के जो भी धरने प्रदर्शन या इस तरह का विरोध आंदोलन होता था उसमें जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हमने रक्षा के मामलों में कितनी आत्मनिर्भरता अपने को हासिल किया। देखिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित तभी रहेंगी जब हम सबल होंगे। सबल होना, सक्षम होने का मतलब नहीं होता कि हम किसी पे आक्रमण कर देंगे। हम भगवान राम को ही लेके चलते हैं। अगर सबल होना जरूरी है। आज हमारी एक आर्थिक पावर है, आज हमारी एक सामरिक पावर है, आज हमारी एक पॉलिटिकल पावर है, और हमसे अमेरिका भी, कभी हम अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करते थे। आप सबको याद होगा, पढ़ा होगा कि वहां से अनाज आता था तो हम खाते थे। हमें मजबूत होना है, और मजबूत क्यों होना है? क्योंकि हमारी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहें, और उसके लिए सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षाएं आज युद्ध से नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेड वार आप देख ही रहे हैं, अभी ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगाए हैं, आप देख रहे हैं। क्यों आज दुनिया के तमाम देश थोड़ा झुक रहे हैं? उसी का उदाहरण भी रामचरितमानस में है। आपको याद होगा कि विनय न मानद जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। संदर्भ आपने दिया था कि रामचंद्र जी हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं कि भाई मुझे लंका जाना है, मुझे सीता मैया को लाना है, और लंका पार करने के लिए हमारी सेनाएं कैसे जाएंगी? तो उसके लिए हमें रास्ता दो, सूख जाओ, तुम अपना पानी कम कर लो। लेकिन वो आपने प्रसंग पढ़ा होगा कि वो उफान करता रहा समुद्र, और इसके बाद जब उन्होंने प्रत्यंता तानी धनुष उठाया तो वो क्या हुआ? तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। तो भय बिन होय न प्रीत गोसाई, भय भी जरूरी है। वो भय हमारी ताकत, हमारी आर्थिक ताकत, कि भैया कोरोना हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं हुआ, दुनिया के तमाम देश तबाह हो गए, हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम बचत करने वाले हैं, हम संतोष करने वाले देश हैं, हम कम में रहने वाले, कम में जीने वाले लोग हैं। अभी आप देख रहे हैं आजकल बात हो रही है, जातिवाद देश में बहुत हो गया। मैं पॉलिटिकल संदर्भों में बात कर रहा हूं। आप देखिए, बिहार का चुनाव है, पूरा बिहार का चुनाव, बहुत सारे लोग हमारे छोटी बहनें हमारी जो है वो तमाम बिहार की होंगी अगर, या देखती होंगी वहां पे, तो किस तरह से जातिवाद और तमाम तरह की चीज चल रही है। जैसा अभी संदर्भ दिया सब लोगों ने कि भाई राम के समय में तमाम इस तरह के प्रसंग हैं जिसमें कहीं न जातिवादित है, सबकी समानता की बात है। कहा ना कि संविधान जो है पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो रामचरितमानस को परिलक्षित करता है। आज हम समानता की बात करते हैं तो सबरी के जूठे बेर किसने खाए थे? इससे बड़ी समानता का उदाहरण कहां मिलेगा? कहां राजा और कहां सबरी? केवट को किसने गले लगाया? हम तो जाते नहीं बस्तियों में। राजा राम केवट को गले लगाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। सामाजिक समरसता की बात है, कहां जातिवाद और छुआछूत की बात है? सब देखिए दूर है ना। अगर आप मानस को आत्मसात करेंगे तो शायद ये बात नहीं आएगी।
अपने घर में जिनके घरों में रामचरितमानस पढ़े जाते हैं वो आप देखेंगे कि ये परिवर्तन की बात करें वो परिवर्तन आएगा। राम की सेना किसकी थी? अरे भाई, जिनको हम जनजाति कहते हैं, जिनको हम वन में रहने वाले लोग थे, राम ने उनको लेके युद्ध किया। तो जो वन के लोग थे, जिनको हम कहते हैं कि नहीं भाई ये जनजाति हैं, ये वनवासी हैं, आप करुणा देखिए उनके अंदर, उनके साथ लेके उनको सबल बनाते हैं, उन कमजोरों को साथ लेते हैं और युद्ध लड़ते हैं और ये दिखाते हैं कि कमजोर भी सबल होता है। देश की ताकत है ये हमारे वनवासी, ये ताकत है ये सारी चीजें। इन ताकत का इस्तेमाल हम कैसे करें, वो हमें रामचरितमानस उस तरह की प्रेरणा हमें देता है। तो बातें बहुत हैं और सब लोगों ने बता भी दी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने कि मैं बड़ा नोट बना के लाया था, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, 5 साल मैंने पढ़ाया है और फिर बाद में वापस आ गया मैं मीडिया में। तो मुझे लगता है कि जो मैंने नोट वोट बनाए थे वो सब चोरी हो गए, वो सब फर्रे बेकार हो गए, क्योंकि सब लोगों सब जो है प्रोफेसर साहब ने सब बता दिया। तो कुल मिला के जैसा कि सिंघल साहब ने कहा है कि जो रामचरितमानस है इसको हम सब दूर दूर तक कैसे ले जाएं, इसको एक धार्मिक ग्रंथ ना माने, इसको एक आदर्श जीवन जीने का एक संविधान मानिए। बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, बहुत सारी हमारी दादी नानियां हमें बताती रही और हमने अपने जीवन में उतारा है। तो मुझे लगता है कि आप भी जीवन में उतारें। और जैन जी कहते हैं ना आप लोगों को, शायद यही कहते हैं ना, आपके बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, लेकिन मुझे कोई भ्रांति नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे भी यकीन नहीं। और जब इन्होंने बताया कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर वो कमला नेहरू कॉलेज बड़ा अच्छा कॉलेज माना जाता है, अभी हम देख रहे थे, और इसके बाद उसमें भी जो है वो स्टूडेंट जो है वो रामचरितमानस की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, और पूरा हॉल भरा हो, तो मुझे लगता था कि 10-20 लोग होंगे, हिंदी डिपार्टमेंट के लोग होंगे, और शायद टीचर उनको बुला बुला के लाएंगे, उनके डर के मारे बैठे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी अपनी रुचि मुझे दिखाई दे रही है, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, कोई बाहर नहीं गया है। नहीं तो हम भी स्टूडेंट थे, नहीं मन लगता था तो बाहर अंदर 2-4 बार चक्कर लगाते थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा, और इस आयोजन के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद, सर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।